नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। तो आज के वीडियो में मैं बात करूँगा कि गंगा नदी के तट के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, उन शहरों में नदी तट से 200 मीटर क्षेत्र के अंतर्गत किस तरह के निर्माणों की अनुमति मिल सकती है अथवा नहीं मिल सकती है। इसके लिए बिल्डिंग बायलॉज में क्या प्राविधान है। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, बिल्डिंग बायलॉज में उन शहरों पर नदी तट से 200 मीटर के क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण को रेगुलेट करने के लिए बिल्डिंग बायलॉज में कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो आज मैं उन प्रावधानों के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर हैं ये आप जानते ही हैं। प्रमुख जो शहर हैं उनमें से कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और फर्रुखाबाद शहर हैं जो गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। इन शहरों में नदी तट से 200 मीटर के क्षेत्र में कोई भी अगर आप निर्माण करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या नियम हैं बिल्डिंग बायलॉज में उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो बिल्डिंग बायलॉज के इन प्रोविजंस को मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं ताकि आप समझ पाएं और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। पॉइंट नंबर 1 है जो बिल्डिंग बायलॉज में लिखा हुआ है इस संबंध में। गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में नदी तट से 200 मीटर क्षेत्र में केवल विद्यमान भवनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार तथा हेरिटेज भवनों के संबंध में इंटैक्ट के परामर्श से संरक्षण कार्य अनुमन्य होंगे, शेष गतिविधियां निषिद्ध होंगी। अब इसमें दो शब्द आए जिनकी मैं व्याख्या करना चाहूंगा। पहला है नदी तट से 200 मीटर क्षेत्र। तो नदी तट की क्या परिभाषा, आप कैसे समझेंगे कि ये नदी तट है और ये 200 मीटर का क्षेत्र यहाँ तक आता है। तो दोस्तों, इसके लिए भी बिल्डिंग बायलॉज में स्पष्ट किया गया है कि नदी तट का आशय संबंधित विभाग, कौन सा विभाग, राजस्व विभाग या सिंचाई विभाग, इन दोनों का संबंध नदी से होता है। तो इन्होंने बताया कि राजस्व विभाग या सिंचाई विभाग के अभिलेखों में जहां तक नदी तट अंकित है वो क्षेत्र ही नदी तट की परिभाषा में लिया गया है बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार। तब कौन कौन से काम नदी तट के क्षेत्र के 200 मीटर के अंतर्गत किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 में जैसे इन्होंने बताया है कि विद्यमान भवनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार किया जा सकता है तथा हेरिटेज भवनों के संबंध में इंटेक्ट से परामर्श से संरक्षण कार्य भी किए जा सकते हैं। अब दूसरा शब्द आया इंटेक। इंटेक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इंटेक का मतलब है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर। ये एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन आर्ट, कल्चर, हेरिटेज के प्रिजर्वेशन और रेस्टोरेशन का कार्य करता है और इसका दिल्ली चैप्टर का जो ऑफिस है वो 71 लोधी स्टेट नई दिल्ली में स्थित है। तो इस इंटेक से इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर से परामर्श लेके हेरिटेज भवनों के संरक्षण का कार्य भी किया जा सकता है, शेष गतिविधियां निषिद्ध होंगी। इसके अतिरिक्त कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। तो पॉइंट नंबर 1 का जो निष्कर्ष है वो ये निकला कि नदी तट जहां तक डिफाइंड है उससे 200 मीटर दोनों तरफ आप केवल विद्यमान भवनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का कार्य कर सकते हैं। जो भवन पहले से बने हुए हैं उनका जीर्णोद्धार और मरम्मत का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई हेरिटेज भवन है तो उन भवनों के संरक्षण के कार्य भी किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंटेक से परामर्श लिया जाना आवश्यक है। इंटेक जैसा परामर्श देगा उसी परामर्श के अनुरूप ही अनुरक्षण के कार्य इन भवनों में किए जा सकते हैं जो हेरिटेज से संबंधित भवन। अब इसके बिंदु नंबर 2 पर बात करते हैं। बिंदु नंबर 2 में बिल्डिंग बायलॉज में उल्लेख किया गया है कि गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख तीर्थ स्थलों पर नदी तट से 200 मीटर क्षेत्र के अंतर्गत मठ, आश्रम तथा मंदिर का निर्माण निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा। कौन कौन सी शर्तें हैं इसके लिए। पहली शर्त है भू आच्छादन 35% तथा FAR 1.5 अनुमन्य होगा। यहाँ FAR और भू आच्छादन का प्रतिबंध इन्होंने लगा रखा है शर्त में कि अधिकतम 35% ही ग्राउंड कवरेज मिलेगी और 1.5 ही FAR मिलेगा अधिकतम। शर्त नंबर 2 क्या है, प्रस्तावित निर्माण के साथ एक योजना प्रस्तुत की जाएगी जिसमें यह सुनिश्चित हो कि नदी में प्रदूषण नहीं होगा। योजना जल निगम, जल संस्थान अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार पाए जाने पर
नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत किया जाएगा। इनको अपने नक्शे के साथ एक डीपीआर भी लगानी पड़ेगी, विस्तृत योजना लगानी पड़ेगी, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी प्रदूषण ये भवन नदी में नहीं प्रवाहित करेंगे। और ये जो डीपीआर है, ये जो उनकी योजना है, वो जल निगम, जल संस्थान अथवा विकास प्राधिकरण से स्वीकार हो जानी चाहिए, उनको स्वीकृति मिल जानी चाहिए इस योजना की, जिसमें ये उल्लेख किया गया है और इसमें डिटेल्स दिए गए हैं कि कोई भी प्रदूषण इनके द्वारा नदी में सीधे प्रवाहित नहीं किया जाएगा। ये शर्त नंबर 2 है। शर्त नंबर 3 है कि ड्रेनेज सीधे नदी में अवमुक्त नहीं किया जाएगा, बल्कि अन्य नालों आदि में ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। सिंपल है, इसमें कुछ विशेष नहीं है कि जो भी इनका ड्रेनेज है वो सीधे नदी में अवमुक्त नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके लिए अन्य नालों आदि में ले जाने की व्यवस्था इनको करनी पड़ेगी। ऐसा उल्लेख किया गया है बिल्डिंग बायोलॉजी में इन भवनों की शर्त नंबर 3 में। अब अगली शर्त है शर्त नंबर 4। वो क्या है? यदि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था नहीं है तो निवास स्थान और धर्मशाला आदि अनुमन्य नहीं होंगे। इसमें कहा है कि अगर वहाँ पे सीवरेज व्यवस्था है पहले से उपलब्ध, तभी वहाँ पर निवास स्थान, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग अथवा धर्मशाला आदि अनुमन्य होंगे। अन्यथा इस तरह की गतिविधियां जहाँ रहने के लिए कमरे या रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाता है, जैसे कि धर्मशाला अथवा निवास स्थान, उन गतिविधियों को अनुमन्य नहीं किया जाएगा अगर उस क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था पहले से मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।